वर्कशॉप नंबर 16वां है आज, है ना। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आप लोग इतिहास पढ़ने के दौरान पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों का मिडाइवल चल रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए होंगे अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी वर्कशॉप में जैसा कि हम लोग करते हैं कि सभी चीजों का रिवाइज करते हैं, ओवरऑल सारे विषयों का, है ना। तो ये प्रश्न फिर आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आप लोग खुद सोचें क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी पक्की ईंट से बनी इमारत। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो पक्की ईंटों से यहाँ पर घर बनाए गए थे, और यहाँ की सारी जो सड़कें हैं वह एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, और इस सभ्यता के जो भवन थे वह ग्रिड पद्धति से बने हुए थे, यानी एक के बाद इस तरह से करके ग्रिड से बंधे हुए थे, है ना। और यह काफी विकसित सभ्यता थी उस दौर में, जबकि दुनिया के कई सारे देशों में सभ्यताओं का विकास भी नहीं हुआ था, या हुआ था तो अभी आदि मानव के रूप में ही लोग रह रहे थे, या फिर नवपाषाण युग वाला जो पैटर्न होता है कि अपना जिस तरह से। और उस समय हमारे देश में एक विकसित सभ्यता का विकास हुआ था। ये बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ऐसी सभ्यता हमारे यहाँ विकसित हुई जो अपने आप में काफी समृद्ध सभ्यता थी, और उसके जो मकान और उसके जो सड़कें, उसकी जो नालियों का जो विकास मिलता है, बड़ा अद्भुत और काफी बेहतरीन था। इसका जो विस्तार है, यह उत्तर में अगर हम करें तो मांडा से लेकर उत्तर में, अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो सबसे उत्तर में जो इसका स्थान है वह है मांडा। कहाँ है? मांडा सबसे उत्तरी जो इसका ये है। यह चिनाब नदी के किनारे स्थित था। कहाँ था? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है। इसी प्रकार दक्षिण में जो इसका अधिकतम विस्तार जाता है वह दायमाबाद तक जाता है। यानी ये कहाँ पर था? मांडा कश्मीर में, ये भी जान जाइए, ये कहाँ था? कश्मीर में था। और दक्षिण में महाराष्ट्र का दायमाबाद सबसे दक्षिणतम छोर था। कहाँ था? दायमाबाद, ये था महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर इसका जो पूर्वी विस्तार था वह आलमगीरपुर तक जाता था। कहाँ? आलमगीरपुर, ये था आलमगीरपुर। यह मेरठ के आसपास था, है ना। और जो सबसे पश्चिमी विस्तार था इसका, इस सुतकागेंडोर जो बलूचिस्तान में था। सबसे पश्चिमी कहाँ था? सुतकागेंडोर, सुतकागेंडोर। ठीक है। सुतकागेंडोर था, है ना। और यह बलूचिस्तान में था, दास नदी के किनारे। इसका स्पष्ट नहीं पता चल रहा है ना, इसको बढ़िया से आप कर देते हैं। सुतकागेंडोर, ठीक है। और यह दास नदी के किनारे स्थित था। कहाँ था? बलूचिस्तान में था, बलूचिस्तान में था। ठीक है। ये हमारी सीमा थी किसका? सिंधु सभ्यता के जो विकसित नगर थे उसका। यानी विस्तार कहाँ से कहा था, एक बार फिर से देख लीजिए। मांडा सबसे उत्तर में जो चिनाब नदी के किनारे स्थित था, कश्मीर। सबसे दक्षिणतम जो विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का वह दायमाबाद, महाराष्ट्र में। सबसे जो पूर्वी विस्तार था वह कहाँ था? आलमगीरपुर, मेरठ। और सबसे पश्चिमी जो विस्तार था वह बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर, दास नदी के किनारे स्थित था। यही इसकी
विशालता थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो चार बात अभी तक जो समझे हैं, क्या समझे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, एक तो सबसे पहले यह थी कि इसमें पक्की ईंटों से इमारतें बनाई गई थी, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। दूसरी जो इसकी विशेषता थी कि ग्रिड पद्धति से इसके भवन बनाए गए थे और सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तीसरा जो इसका विस्तार था, विस्तार हम लोगों ने देखा, उत्तर में मांडा चिनाब नदी कश्मीर है ना, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, सबसे पूर्वी जो हिस्सा था छोर था आलमगीरपुर मेरठ, और सबसे पश्चिमी जो इसका विस्तार था वो बलूचिस्तान सुदकांगेडोर दास नदी के किनारे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसमें एक दो बात और जान जाइए कि यहाँ जो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि बीपीएससी का प्रश्न है 63वीं का, ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहना इसे उचित होगा, इस पर भी एक मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से तात्पर्य यह है कि सिंधु नदी के किनारे जो जिस सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, लेकिन जब कालांतर में इसकी खुदाई होने लगी और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न जगहों पर साक्ष्य मिलने शुरू हुए, इसके शहरों का उत्खनन किया गया, तो देखा यह गया कि इसका जो विस्तार है वो सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं है, यह काफी दूर तक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर में चिनाब नदी से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक पहुंचता है, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में दास नदी यानी सुदकागेडोर बलूचिस्तान तक पहुंचता है। तो यह सिंधु नदी से कहीं ज्यादा इसका विस्तार था, और ऐसे में इसका जो सबसे उपयुक्त नाम होगा वह होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हम इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले यह हड़प्पा नामक जगह पर इसकी खुदाई की गई थी, इसलिए इस उसके नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा समीचीन होगा। तो ये सवाल पूछा गया है कहीं पर, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं इस तरह का सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे उपयुक्त नाम क्या कहना होगा, तो उसे हम हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसमें दो चार बातें और हम लोग जानते हैं कि इसे मोहनजोदड़ो से पक्की सड़कें तथा विशाल स्नानागार मिले हैं। ये सब बातें आपको जाननी चाहिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहला जो कपास पैदा करने का जो श्रेय है वह भी सिंधु सभ्यता वासियों को जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन मूर्तियां मिली हैं, कुछ मृण मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई पक्की टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं, और वह मात्र सत्तात्मक, उससे पता चलता है कि वह जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था, यानी कि मात्र प्रधान था। अभी हमारा समाज क्या है, पितृ प्रधान है ना, लेकिन उस समय मात्र सत्तात्मक वह समाज हुआ करता था। ठीक है, एक बात और इसमें जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो खोज है वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, और 1921 ईस्वी में उन्होंने इसकी खुदाई में इसका पता लगाया था। ठीक है, इसका जहां तक विस्तार की बात है, इसका एज की बात है कि किस इसका ये रहा एज रहा, काल क्या था इसका, तो 2400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक एक माना जाता है। लेकिन इसको लेकर के कई सारे लोगों का विवाद है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसे देखते हैं, अलग अलग समय मानते हैं, लेकिन एक जो सर्वमान्य तिथि जो निर्धारित की गई हड़प्पा सभ्यता का वह 2400 से 1700 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये सारी बातें थी हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की जो आप लोगों ने जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका दूत बनकर भारत आया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग नोट करिए कि मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस का दूत बनकर के भारत आया था। किसका आया था, सेल्यूकस का। यह दरअसल सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और मेगास्थनीज जो है इसने जो किताबें लिखी, खास करके इसका जो महत्वपूर्ण कृति है इंडिका, उससे हमें मौर्य काल के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलता है। ठीक है, इंडिका में ही उसने कहा था कि जब मैं
चंद्रगुप्त द्वितीय सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के 7वें तल्ले पर, उसके जो राजमहल थे उसके 7वें तल्ले पर जब मैं चढ़ा तो गंगा एक पतली धागा सी बहती हुई दिखाई पड़ी। यानी कि वह जो पाटलिपुत्रा जो राजधानी हुआ करती थी उससे लगभग अच्छा खासा दूर रही होगी गंगा, तभी वह एक पतली धागा की तरह दिखाई पड़ी होगी। और इससे ये भी पता चलता है कि 7वां तल यानी कि उसके जो महल थे वह काफी विशाल थे। जो आपको पाटलिपुत्रा में जो इसके अवशेष मिले हैं वह दरअसल उसका राजप्रसाद का वह अवशेष है। और वहां पर 80 पिलर उत्खनन में मिले हैं, कुम्हरार का जो उत्खनन किया गया उसमें। लेकिन उसका महल कहाँ है ये पता नहीं चल पाया। अब उसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है कहाँ पर वह महल रहा होगा, है ना। क्योंकि शहर विकास कर गया है, अब शहर का खुदाई करना संभव नहीं है क्योंकि एक सघन बस्ती है। तो उसके अवशेष पर किसका मकान बना हुआ है, या फिर हो सकता है कि गंगा चूंकि वो शिफ्ट करती रहती है, आप देखेंगे कि दीघा से लेकर के पहलेजा तक और पहलेजा से दीघा तक यह गंगा शिफ्ट करती रहती है, कभी इस तरफ आ जाती है और कभी बहते 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 उस तरफ चली जाती है, फिर देखिए गंगा उसी छोर में जा रही है। तो हो सकता है कि जो गंगा आज बह रही है वह कहीं इसी महल के ऊपर से होते हुए बह रही होगी। तो ये उसके महल का अभी तक पता नहीं चला। लेकिन जो यहाँ पर 80 पिलर यानी कि 80 बड़े बड़े पिलर्स हैं, जो हालांकि अभी उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको ढक कर रखा गया है, क्योंकि वहां पर पानी का निकास नहीं, पानी का जमावड़ा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, जल जमाव की समस्या वहां पर है। तो इस वजह से उसमें केमिकल वगैरह लगा करके उसे बालू से ढक दिया गया और ऊपर में पार्क बना दिया गया। सैंपल के लिए एक पिलर आपको बाहर में रखा हुआ मिलेगा, जिसे आप देख करके कह सकते हैं कि ही पिलर है। और वैसे वैसे 79 पिलर जो है वह अंदर में वह एक किया हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये सारे जो पत्थर हैं वह एकाश्म पत्थर यानी कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। और यह कहा जाता है कि चुनारगढ़ से लाया गया। समझिए कि उसमें कितनी विकसित रही होगी इन लोगों का सभ्यता, और कितना इसके पास साधन रहे होंगे कि उतने बड़े बड़े चट्टान को चुनारगढ़ से काट करके उठा करके लोग ले आया, है ना। और उसकी जो पॉलिश है आज भी देखेंगे तो उसमें एक बेहतरीन चमक दिखाई पड़ती है। तो ये इसकी बड़ा ही अद्भुत वहाँ का ये चीज है, मौर्य काल की विशेषता है कि इसमें जो स्थापत्य का जो विकास हुआ बड़ा बेहतरीन स्थापत्य, एक से एक मूर्तियां, एक से एक इस तरह के पिलर, जैसे कि आप अशोक स्तंभ देखेंगे, है ना, या फिर आप वैशाली का जो स्तंभ है वो देखेंगे। तो ये सारी वैशाली का भी एकाश्म पत्थर है, यानी एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया और ऊपर में एक शेर बना हुआ है। और कहा जाता है कि 1933-34 में भयानक भूकंप आया था, उसमें भी वो कुछ नहीं हुआ, उसी प्रकार से वो बना हुआ है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये जो वर्णन है मौर्य काल का, बड़ा बेहतरीन वर्णन मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में मिलती है। तो दो तीन बात हम लोग यहाँ पर समझ जाते हैं। सबसे पहले ये कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। सिकंदर के साथ भी कई सारे यहाँ पर आए। जब सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था तो उसके साथ कई सारे लेखक और दूत साथ में आए थे, और उन लोगों ने बड़ा बढ़िया इसका वर्णन किया है, यहाँ की चीजों के बारे में लिखा है। जिसमें यहाँ से आने वाले, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जो महत्वपूर्ण लेखक था वह था नियार्कस, अनासिक्रिटस और आसिटोबुलस। तीन इसमें महत्वपूर्ण थे, नियार्कस, अनासिक्रिटस और आसिटोबुलस, ये तीन महत्वपूर्ण थे। और मौर्यकालीन राजदरबार में आने वाले और जो कई सारे लेखक हैं, जिसमें है डायमेकस, सीरियन नरेश, अंतियोरकस का जो राजदूत था, यह बिंदुसार के शासन काल में आया था। यानी डायमेकस जो था वो किसका राजदूत था, वह सीरियन नरेश अंतियोरकस का राजदूत था, है ना। और डायमेकस जो था वो किस किस में आया, बिंदुसार किस्म में आया था। ठीक है। इसी प्रकार से डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कौन, डायोनिसियस किसका राजदूत था, मिस्र का जो नरेश था टॉलमी फिलाडेल्फस, किसका था, टॉलमी फिलाडेल्फस। राजदूत का क्या नाम था, डायोनिसियस, है ना।
ये किसके समय में आया? अशोक के शासन काल में यह भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच एक युद्ध भी हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, और वह एपियानास ने इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए 3-4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी हम राजदूत के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर आसपास में उस युग से जुड़ा हुआ जो कम से कम जो राजदूत है उसके बारे में हम लोग जरूर एक साथ पढ़ लें, तब आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 बातें याद रखनी है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मेगास्थनीज। क्लियर है? यह इसकी जो महत्वपूर्ण रचना है कौन सी है? इंडिका है। क्लियर? दूसरा, अशोक के समय में कौन आया? तो अशोक के समय में डायोनेसियस आया। कौन आया? डायोनेसियस। ठीक है, और वह किसका राजदूत था? तो वह फिलाडेल्फस, जो मिस्र का जो नरेश था फिलाडेल्फस, उसका राजदूत था। क्लियर है? यानी अशोक के समय में डायोनेसियस और मिस्र का जो राजा था फिलाडेल्फस, उसका वो राजदूत था। ठीक है, इसी प्रकार से सिकंदर के समय भी याद रख लीजिए कि सिकंदर के समय कौन कौन आया, सिकंदर के साथ में कौन कौन लेखक थे? तो सिकंदर के साथ में 3 लेखक आए। कौन कौन थे? नियार्कस थे, अनासेक्रोटस थे और आसिटोबुलस थे। ठीक है, इसी प्रकार से बिंदुसार, बिंदुसार के समय में कौन आया? तो उसके समय में डायमेकस आया था। कौन आया था? डायमेकस। ठीक है, और वह किसका था राजदूत था? तो वह अंतियोरकस का राजदूत था। सीरिया का जो नरेश था अंतियोकस, उसका राजदूत था। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे जुड़ी हुई सारी बातें आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि इसकी जो मूल संदेश था वह कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दयादान, सुचिता, बड़ों का आदर करना, साधुता और शांति, अहिंसा, ये सारा का सारा उसने धम्म बताया था। ठीक है, दरअसल जो अशोक का जो ये काल रहा, बड़ा ही विशाल साम्राज्य की उसने स्थापना की थी, लेकिन कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद उसने हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बिल्कुल अहिंसा पर, जब तक वो बचा अहिंसा पर उसने फोकस किया, और पूरी दुनिया भर में बौद्ध धर्म को फैलाने का उसने कार्य किया। हालांकि उसको लेकर के कई सारे इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की नीतियों की वजह से ही आज हमारे जो देश एकीकृत नहीं रह पाया, या फिर इसके जो उत्तराधिकारी है उतना योग्य नहीं बन पाए, इसके पीछे अशोक की अहिंसावादी नीतियां थी। क्योंकि शासन चलाने के लिए हम अगर अहिंसावादी नीति अपनाएंगे तब हम शासन नहीं चला सकते, क्योंकि हम सुधर सकते हैं, हमारा पड़ोस वाला राज्य कितना सुधरेगा यह कहना मुश्किल है। तो चलिए, इसमें 2-3 बातें हम लोग याद करते हैं अशोक के धम्म को लेकर के, कि इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति का प्रयास किया। ठीक है, जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, वह अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में उसे क्या कहा गया? धम्म कहा गया। ठीक है, यानी कि अशोक का जो प्रयास था कि मानव का नैतिक उन्नति हो, और इन सिद्धांतों का जो वर्णन अभिलेखों में मिलते हैं उसी को धम्म कहा गया। ठीक है, और उसका जो धम्म था उसके अनुसार उसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो कही गई थी उसमें था कि खास करके दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या जो किया है, किस अभिलेख में? दूसरा एवं 7वां अभिलेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। इसमें दूसरे एवं 7वें अभिलेख में, और उसमें उसने कहा है, क्या कहा है? कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दयादान, सुचिता, बड़ों का आदर करना, साधुता अर्थात शांति और अहिंसा, यही धम्म है।
ठीक है। और इसके बारे में मुझे लगता है कि जितेंद्र सर काफी अच्छा कुछ बताए भी होंगे, तो विद्वान आदमी है इतिहास के, और आप लोगों ने पढ़ा होगा उससे, है ना। तो इसमें जो जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी यही थी, मैं एक बार सिर्फ रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने तो देख लिया मेगास्थनीज किस समय में आया था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इसी प्रकार से फाहियान किसके काल में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। याद रखना है, किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। और उसने भारत में जो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा खंडहर है आज बना हुआ, उसमें कहा जाता है कि उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन के लिए वह आया था, और अपनी यात्रा के दौरान उसने श्रीलंका, नेपाल, जावा आदि देशों की भी यात्रा की थी, ठीक है। यानी कि नेपाल, जावा और ये सारे जो श्रीलंका, ये सारे देशों का भी यात्रा करता हुआ वह भारत आया था, और आकर के उसने नालंदा विश्वविद्यालय में उसने यानी नालंदा जो उसमें विशाल विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसमें उसने पढ़ाई की, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाहियान की यात्रा गुप्त साम्राज्य था, चीन में, भारत में जो उसमें शासक था कौन था? गुप्त साम्राज्य था। और चीन में कौन था? चीन में जिन साम्राज्य का शासन चल रहा था, जिन साम्राज्य का शासन चल रहा था, ठीक है। और गुप्त वंश का जो संस्थापक है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसका जो संस्थापक है कौन था? श्री गुप्त है। हालांकि कहीं कहीं पर घटोत्कच का भी चर्चा मिलता है कि उसका जो पहला शासक है वह घटोत्कच है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको मिलेगा कि श्री गुप्त इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह 319 ईस्वी में एक नवीन संवत का स्थापना किया था, है ना, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। किसने स्थापित किया था गुप्त संवत? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा पूर्व में, है ना। वह कौन सा वंश स्थापित किया था? कौन सा संवत स्थापित किया था? गुप्त संवत की स्थापना की थी। और उसी के बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, वह एक गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा हुआ, और उसके दरबार में 9 रत्न थे। याद रखिएगा बढ़िया से, इसको एकदम समझिए की चीज है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का प्रतापी राजा था, उसके शासन काल में 9 रत्न थे, और उन रत्नों में कौन कौन थे? कालिदास, जिसके बारे में आप जानते हैं कि महान नाटककार और बहुत ही महान विद्वान हुए, कई सारे महाग्रंथों की उन्होंने रचना की। तो कालिदास, धन्वंतरी, धन्वंतरी किस लिए प्रसिद्ध थे? धन्वंतरी चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे, आयुर्वेद का जनक उन्हें कहा जाता है धन्वंतरी। वराह मिहिर, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए। आर्यभट्ट, ये खगोलज्ञ थे, है ना। विशाख दत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और अमर सिंह, ये सारे के सारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले 9 रत्न थे, यानी कि विद्वान थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई किया था। तो नवरत्न भी याद कर लीजिए, बढ़िया से उसको लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे कौन कौन थे? कालिदास थे, धन्वंतरी थे, वराह मिहिर थे, आर्यभट्ट थे, विशाख दत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और अमर सिंह, ये सारे के सारे इसके 9 रत्न थे, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने यह भी देखा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, किसका? गुप्त वंश का ही जो शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसके उसने 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत चलाया था। ये भी महत्वपूर्ण बात थी जो आपको जाननी चाहिए थी। फिर हमें यह भी जान लेना चाहिए, यहाँ पर फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था। तो कहा जाता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था मूल रूप से श्री गुप्त था, लेकिन इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि घटोत्कच जो था इसका पहला गुप्त शासक था, ठीक है। और फाहियान के बारे में फिर आप लोगों ने देखा ही
नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, वह अध्ययन के लिए आया था, और किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ठीक है, मुझे लगता है कि सारी बातें इसमें याद हो गई होगी आपको। कम से कम 50-60% आप कोशिश करिए कि क्लास में उसको बार बार सुन करके रिवाइज कर लें, और ये सारी चीजें तो आपको भेजी भी जाती है, उसको बार बार सुनिए 2 बार 3 बार, या फिर उसको लिखिए। ठीक है, और इस तरह से आपका धीरे करके कंप्लीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? चोल काल, ठीक है, तो चोल काल की विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह था ग्राम पंचायत का होना। ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है कि चोल काल में ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी। ठीक है, क्लियर है? यानी जो चोल शासन की जो महत्वपूर्ण विशेषता था वो क्या था? ग्रामीण स्वशासन, यानी कि पंचायती राज या ग्राम पंचायत। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत था उसमें 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी। पहला संस्था क्या था? उर। क्या था? उर, याद रखिएगा, पहला संस्था था उर। ठीक है, उर की क्या विशेषता थी? यह जो उर था यह सामान्य गांवों में कार्यरत संस्था थी। क्या थी? सामान्य गांवों में कार्यरत संस्था थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी, जितने गांव के लोग थे वो सभी के सभी भाग लेते थे। ठीक है, और दूसरा क्या था? सभा या महासभा। ये पहला संस्था, और दूसरा जो था वह दूसरा क्या था? सभा या महासभा था। महासभा, ठीक है, सभा या महासभा। ठीक है, दूसरा था, पहला उर और दूसरा सभा या महासभा। ठीक है, तो सभा या जो महासभा था उसमें ब्राह्मणों को दान दिए गए जो होते थे, यानी कि जो अग्रहार, यह अग्रहार होता था, यही लोग मुख्य रूप से इसमें भाग लेता था। अग्रहार क्या था? ब्राह्मणों को दान दिया गया, ये चीजें थी। तो इसमें जो थे यह उच्च वर्ग के लोग ही इसमें मुख्य रूप से भाग लेते थे। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। जो सभा थी उसमें अलग अलग समिति का गठन किया गया था और उसके माध्यम से कार्य करती थी, जिसे वरीयम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वरीयम। यह समितियों के माध्यम से कार्य करती थी जिसे कहा जाता था वरीयम। ठीक है, और ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। क्या होते थे? ग्राम सभा को उसके कार्यों में जो सहायता देता था वह वेतनभोगी कर्मचारी होता था, जिसे कैसे हम लोग का सचिव अभी होता है, पंचायत सचिव होता है, उस तरह से हुआ करता था, जिसे आयगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयगर। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें इसमें थी। जो चोल शासक थे वह राज प्रथम ने श्रीलंका एवं मालदीव में भी विजय अभियान किया था, और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया, तथा उसने गंगा अभियान के पश्चात गंगई चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण थी इसमें चोल काल में। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा हम्पी। कहाँ, क्या होगा आंसर? हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो स्थापना है वह 1336 से 1646 ईस्वी में मध्यकालीन दक्षिण भारत का यह एक साम्राज्य था, और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र होगा। अपने आप को क्या किया इसने? स्वतंत्र घोषित कर दिया, और विजयनगर साम्राज्य पर 4 विभिन्न वंशों ने शासन किया। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था
जो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने जिसकी स्थापना की थी, उसमें 4 शासक यानी 4 वंश उसने उस पर शासन किया अलग अलग काल में। पहला था संगम वंश, दूसरा था सालू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा था अरबिडु वंश, है ना। कौन कौन था? संगम, सालू वंश, तुलु वंश और अरबिडु वंश था। ठीक है। सर्वाधिक जो लंबा शासन यहाँ पर किया वह संगम वंश का था, जबकि सबसे कम समय जो शासन किया इस पर वह सालू वंश का था। ठीक है। इस राज्य को 1565 में भारी पराजय के बाद जला दिया गया और क्षीण रूप में, हल्का फल्का रूप में शासन चलता रहा और 80 वर्ष बाद तक फिर इसका चला। ठीक है। तो अभी जो इसका जो अवशेष है हम्पी के, वह कर्नाटक राज्य में मिलता है और यह एक विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ 2-4 बातें आप लोग समझ गए होंगे कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का काल क्या है? तो 1336 से लेकर के 1646 ईस्वी तक है। इसमें 4 महत्वपूर्ण कौन कौन से थे? संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश और अरबिडु वंश। यह किसके शासन काल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है। और इसका ध्वंस कब हुआ? 1565 में इसके भारी पराजय के बाद इसे जला दिया गया और यह लगभग समाप्त हो गया, लेकिन क्षीण रूप में 80 वर्ष बाद तक यह चलता रहा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी विजयनगर को लेकर के। अब आइए 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह। ठीक है। 2-4 बातें इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। मोपला जो विद्रोह है वह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? यह केरल में हुआ था। ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ? केरल में। दरअसल केरल के जो मालाबार क्षेत्र हैं, ठीक है, केरल का जो तटीय क्षेत्र है उसे मालाबार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मालाबार तट। ठीक है। तो उसी मालाबार तट के आसपास जो का जो क्षेत्र है वहीं पर मोपला नामक जनजाति है, उनका निवास हुआ करता था। और मोपला जो थे विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचारों के विरुद्ध था। वहां का जो भूस्वामी थे उसके विरुद्ध में वहां के जो मोपलाओं ने वह एक भयानक विद्रोह किया था। मोपला जो दरअसल ये सारे के सारे जो लोग थे वो भूस्वामी जो थे वहां के, जिनकी जो जमीन का जो मालिक था वह ज्यादातर हिंदू था और हिंदू तथा काश्तकार मुसलमान था। और इस कारण इस विद्रोह को सांप्रदायिक रूप आगे चल करके इसने ले लिया था। यानी कि जो भूस्वामी थे वह ज्यादातर हिंदू थे, जबकि जो वहाँ के जो मोपला थे वह मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। तो यही वजह था कि जब यह विद्रोह हुआ तो धीरे धीरे करके यह सांप्रदायिक रूप ले लिया। यह विद्रोह 2 चरणों में घटित हुआ था। 19वीं सदी में भी हुआ था, जिसमें 1836 से लेकर के 1854 के बीच में चला था विद्रोह। और जो दूसरा हुआ था 20वीं सदी में, तो 1920-21 से में यह विद्रोह हुआ था। और मोपला विद्रोह को शौकत अली, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थी मोपला में। इसमें 2-4 बात हमें जाननी है। मोपला क्या है? वह जो केरल का जो मालाबार तट है वहां पर रहने वाले वो जातियां थी। ठीक है। और उन लोगों ने अपने मालिकों के अगेंस्ट यानी भूस्वामियों के विरोध में उसने वहां पर विद्रोह किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? कर्नल वाइली। कर्नल वाइली क्या था? भारत में ब्रिटिश सेना अधिकारी था जिसकी हत्या ब्रिटेन में दक्षिण कैसिंगटन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में मदन लाल धिंगरा ने कर दी थी। किसने किया था? मदन लाल धिंगरा। प्रश्न है, कर्नल वाइली की हत्या किसने किया? तो मदन लाल धिंगरा ने किया था। कहाँ किया था? ब्रिटेन में दक्षिण कैसिंगटन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में किया था। कब किया था? 1 जुलाई 1909 ईस्वी को किया था। 1 जुलाई 1909 ईस्वी में इसने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। मदन लाल धिंगरा लंदन विश्वविद्यालय में भारतीय छात्र था। इसके बारे में 2-4 बात हम लोग जान जाते हैं कि जो मदन लाल धिंगरा था कौन था? वह
लंदन विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्र थे जो राष्ट्रवादी इंडिया हाउस और भारतीय समाजशास्त्री के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने संघाई के पारसी चिकित्सक डॉक्टर कावासा लालकाका को घातक रूप से घायल कर दिया क्योंकि उसने बाइली को बचाने तथा धिंगरा को रोकने का प्रयास किया था। जुलाई 1909 में मदन लाल धिंगरा की मौत की सजा सुनाई गई और 17 अगस्त 1909 को पेंटनवेल जेल में फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वह कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया, तो हो गया मदन लाल धिंगरा को। ठीक है, ऐसे यहाँ से बैठ जाना, ऊपर ले जाएंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शहर को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? किस शहर को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सेंटोस का बंदरगाह, यानी ब्राजील का साओ पाउलो राज्य में एक सेंटोस बंदरगाह है जहां से कहवा का काफी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्राजील में कहवा का काफी खेती होती है, तो इसलिए वहां से कहवा का काफी अधिक मात्रा में निर्यात होता है, इसलिए इसे कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ बातें उस तरह का नहीं है। यह ब्राजील कहाँ जाने रहे, यह दक्षिण अमेरिका का एक छोटा एक बड़ा सा देश है ना। ये सारी चीजें इसमें है, जिसमें बाद में कभी मैप से आपको बढ़िया से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या था, हाँ, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आप जानिए कि 19